बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए एक के बाद एक मुश्किलात जो है वो ऐसा लगता है कि मुँह खोले खड़ी हैं। हम एक और अहम केस के ऊपर आज बात करेंगे। आशियाना लाहौर के बाद आशियाना सरगोधा के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात हैं जो आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ ही साथ हम इस पहलू पर भी बात करेंगे कि क्या संदेशा लिए हुए हैं ये मुश्किलात जो एक के बाद एक सामने आ रही हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए, और अगर मज़ीद गहराई में मुख्तलिफ पहलुओं के जाया गया तो फिर और कौन सी नई ऐसी मुश्किलात हैं जो शहबाज शरीफ साहब के लिए सामने खड़ी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हर तरह से मुश्किलात में जो इस वक्त घिरी नज़र आ रही है, इस पर हम आज के प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। फिर उसके बाद एक और बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि बारिशों का मौसम और बारिशों के मौसम के साथ ही सैलाब की जो सूरत हाल होती है उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि फेडरल फ्लड कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के सामने पेश होकर एक बड़ी संगीन हम इसे कहते हैं कि रिपोर्ट पेश की है। बहुत ही अहम रिपोर्ट हम इसे कहेंगे पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्लड नहीं बल्कि सुपर फ्लड की सूरत हाल जो है वो आने वाले वक्त में देखी जाएगी इस साल की अगर बात करें बारिशों के मौसम में। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी रकम जो है वो मुख्तस की जाए सूरत हाल से निमटने के लिए, यानी कि सूरत हाल काफ़ी संगीन है जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से। अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डायरेक्टर मेट जो है वो कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इतनी परेशानी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। तो फिर हमारा यहाँ पर ये सवाल है कि इतना तज़ाद क्यों है इन दो इदारों के दरमियान, जहाँ पे एक तरफ बताया जा रहा है कि मामला बहुत ही संगीन है जबकि दूसरी जाने बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। और अगर इन दोनों में से जो भी गलत है तो ये किसकी नाअहली है, और नाअहली जो है ये बड़ी सीरियस है क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे आज महातीर मोहम्मद जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बहुत बड़ी शख्सियत है, पूरी दुनिया में उनकी एक बड़ी पहचान है। नई जहद जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, ना सिर्फ तब्दीली बल्कि तब्दीली का प्रचार नहीं किया बल्कि तब्दीली ला कर दिखाई, अपनी आवाम को अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालने वाली ये शख्सियत। और इमरान खान साहब जो बहुत उनकी तारीफ़ भी करते हैं, बहुत उनसे इंस्पायर्ड भी है, और आज जब महाती मोहम्मद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो जो दोनों में कदर मुश्तरक है वो ये है कि दोनों ही चाहते हैं कौम को तरक्की की राह पर डालना, और जो दर्द जो कौम के लिए एक खुलूस है, खुलूस नीयत जो है दोनों के दिलों में, इसमें कोई शुबा तो नहीं मौजूद। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि उनका यहाँ पर आना डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की एक बेटर पॉस्चरिंग जो है उसको भी करता है। द सेम टाइम इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से हम क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। इससे पहले जो बड़ी शख्सियात पाकिस्तान आई और जो पाकिस्तान के लिए पैकेजेस थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाएं तो क्या उस तरह की कोई नई जहतें जो हैं वो रोशनास कराई जाएंगी, कुछ नए हम देखेंगे कि टर्निंग पॉइंट्स होंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक बेटर पोस्चरिंग के हवाले से, इकोनॉमिक पोजिशनिंग के हवाले से। इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ राहीम सीनियर सहाफ़ी स्टूडियोज़ में मौजूद है और हमारे साथ दानियाल चौधरी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद हैं। राना साहब, आपकी स्टोरी है और आप ही से आगाज़ करते हैं। ये जो आशियाना लाहौर था उसके बाद अब आशियाना सरगोधा आ गया। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात लगता है कोई ख़त्म नहीं होने वाली, बहुत सी चीज़ें और भी आगे खड़ी हैं, उस पर भी बात करते हैं। पहले ये बताइए है क्या आशियाना सरगोधा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरीन, ये चूँकि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब पे जो मुश्किलात हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा मुझे होता नज़र आ रहा है। एक बात बड़ी कन्फर्म मेरे ज़राए ने इस बात को किया और मैं इस बात पे इसलिए स्टैंड ले रहा हूँ कि मैंने बहुत से डॉक्यूमेंट्स को देखा भी है। आशियाना सरगोधा के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वहाँ पर आशियाना सरगोधा बनाने से पहले बाकायदा एक बड़ा मनपसंद शख्स को वहाँ पे DCO लगाया गया। फिर उस DCO को इसलिए वहाँ पे तैनात किया गया कि वहाँ पर वो ज़मीन ली जानी थी आशियाना के लिए। सारा प्रोजेक्ट जो है उसमें उसको बड़े ख़ास जगह पर रखा गया। उसके बाद उस ज़मीन को, जो आशियाना सरगोधा की ज़मीन थी, उस पर कितनी लागत आनी थी, कितनी उस पर जो डेवलपमेंट थी उस पर कितने चार्जेस आने थे और क्या क्या होना था, उनमें एक अच्छा खासा फ़र्क सामने आ रहा है। और जिन अदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उन अदारों ने उसमें बहुत से ऐसे शवाहद हासिल कर लिए हैं जिससे बिल्कुल वाज़ेह हुआ है कि लाहौर से ज़्यादा आशियाना सरगोधा के अंदर करप्शन हुई है। उस मुबैना करप्शन है, सही करप्शन है, इसका जवाब तो शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं, या जब केस सामने आएगा उस वक्त सामने आ सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि उस DCO को बाकायदा ट्रेनिंग पर भेज दिया गया, फार्मिंग के लिए एक कोर्स होता है उस पर भेज दिया गया, फिर वापस दोबारा उन्हें वहाँ पर लगाया, तैनात किया जाता है, फिर उस ज़मीन को फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो कि जब आप एक ज़मीन को किसी सोसाइटी के लिए या आशियाना के लिए कर देते हैं तो उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। ये इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये 2011 में है, उसका बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया गया कि आशियाना सरगोदा जो है, अब लाहौर के बाद आशियाना सरगोदा, उस वाले से इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीमों ने कई अहम सबूत हासिल किए हैं। उसमें एक जो है ब्यूरोक्रेट, और बहुत अहम ब्यूरोक्रेट है, एक गिरफ्तार है और एक जो है अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका नाम भी आ रहा है कि 4 लोगों का उसमें बिल्कुल नाम आ रहा है शहबाज शरीफ के साथ, कि इन 4 लोगों ने मिलकर वहाँ पे जो है बेज़ाब्तियाँ भी की हैं और इनकी वजह से वहाँ पे मुबैना करप्शन भी हुई है। उसमें एक सरगोदा से तलक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा का नाम भी आ रहा है, क्योंकि सरगोदा वो इलाका है जहाँ से मियां नवाज शरीफ भी एक हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे और हमेशा लड़ते हैं, और वो ये इस एरिया को बड़ा ख़ास मुस्लिम लीग नून का एरिया समझा जाता है। अब वहाँ पर एक आशियाना लाहौर के बाद आशियाना सरगोदा में करप्शन और उन चीज़ों के लिए वो तमाम सबूत मौजूद हैं, और ज़राए का कहना है कि कुछ अरसे बाद ही उसको बाकायदा जब इन्वेस्टिगेशन चूँकि मुकम्मल तकरीबन हो चुकी है, कुछ चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं, इकट्ठे करने के बाद उस पर भी इनकी तलबी लगेगी और तलबी के बाद इनकी उस पर भी गिरफ्तारी मुतवक्किल है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, मैं दानियाल जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और बात जो मेरे जहन में आ रही थी, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिनमें कभी करप्शन की भी बात की जाती है। अभी ज़मानत पे उन्हें रिहाई तो मिली भी है इस वक्त, आशियाना लाहौर की अगर हम बात करते हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब का जो अंदाज़े हुक्मरानी था वो सबके सामने ही है। जो दिल चाहा वो किया, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को लेकर चले और मेरिट के ऊपर जिस तरह से क्वेश्चंस होते रहे उनके हवाले से, और जिस तरह से मामलात सारे चलते रहे, तो अभी तो सिर्फ करप्शन के मामलात पर बातचीत चल रही है ना। अगर इस तरफ आ गई अदालत और मामलात, तो फिर क्या होगा मियां शहबाज शरीफ साहब का? जी देखिए, आपका कंपैरेटिव एनालिसिस आप शहबाज शरीफ साहब का करते हैं, तो आप किससे करते हैं? आप और जितने भी और चीफ मिनिस्टर्स थे, शहबाज शरीफ वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर हु हैड अ स्पीयर हेड थ्रू आउट अपने टेन्योर में। जितने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए, जितने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लुक आफ्टर किया और उनकी टीम्स की, इट इज अनफॉर्चुनेट कि एक बंदा एक हर प्रोजेक्ट के ऊपर उसको शेडो नहीं कर सकता। इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर आती है। और जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, तो इसलिए सेक्रेटरीज, उसके पार्लियामेंट्री मेंबर्स और जो और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करते हैं। एक दफा एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले लिया जाए। यहां हमने साफ पानी का भी केस देखा, यहां हमने और भी केस देखे, और हम आगे आने वाले टाइम पे शायद और केसेस भी देख लें। लेकिन इन तमाम चीजों में रिजल्ट क्या निकलेगा और क्या निकल रहा है कि शहबाज शरीफ ने जिस केस में जिस चीज को टच किया वो साफ सुथरे होकर निकले। उनको पहले भी क्लीन चिट मिली, आगे भी मिलेगी। ऐसी स्टोरियां बहुत आएंगी और आती रहेंगी। लेकिन ये एक स्ट्रेट हेडेड नैरेटिव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लेकिन आप भी बता दें, क्योंकि वो कैंगरो काबीना, वो रबर स्टैम्प की तरह जिसका इस्तेमाल होना और जिसका अकरबा परवरी है, वो सारी जो हम बातें कर रहे हैं, राना साहब कुछ आप भी उसका जवाब देंगे कि अगर इन मामलात की तरफ कोर्ट्स चली जाती हैं और ये मामलात, तो फिर कहां तक बात जाएगी? नहीं, बहुत आगे तक जाएगी। कोर्ट जा भी रही है। दानियाल साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करना है और इन्हें करना भी चाहिए। इनकी सियासी जमात है, इनको उस पे इनको हमेशा उनकी हमायत करनी भी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने, अभी मेरे भाई ने कहा कि उनको क्लीन चिट मिल गई है शहबाज शरीफ को। मुझे किसी एक मुकदमे में जमानत होना क्लीन चिट नहीं होती। ये तो खुद बैरिस्टर है। क्लीन चिट उस वक्त मिलती है जब किसी को बिल्कुल आप उसमें बेगुनाह करार देकर उस मुकदमे को खारिज कर दें, उसको आप कह देंगे ये बिल्कुल बेगुनाह। अभी तक शहबाज शरीफ को जितनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिन केसेस में उनको गिरफ्तार किया गया था या जिस पे वो बेल पे हैं, उन पे जमानत मिली है, उनको बिल्कुल बेगुनाह करार नहीं दिया गया, उनको क्लीन चिट नहीं दी गई। और जहां तक बात है कि इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जैसी हुक्मरानी की है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो शहबाज शरीफ ने हुक्मरानी की है वो किसी ने की। हर महकमा उनके पास था। इसलिए लाहौर, इसलिए पंजाब, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर आप मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज किसी अस्पताल में नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हेल्थ का महकमा भी उनके पास रहा है। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो मेरे भाई अभी तो चलेगा, जब आहिस्ता से चलेगा पूछा जाएगा फिर। कहिएगा जी दानियाल। चलें, if he is done speaking then I'll speak on my turn जी। तो कैन आई स्पीक दानियाल? जी, देखें, बात यहां हो रही है
इनके आर्टिकल की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो इनको बेहतर पता होगा, और अगर इतनी ही रियलिटीज हैं और इतनी ही इनको पता है कि शहबाज शरीफ ने किया है तो इनको केस फाइल करना चाहिए। जहां तक मैं क्लीन चिट की बात कर रहा था, मैं उससे बिल्कुल उनकी बेल से रिलेट नहीं करता, मैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था जो रिपोर्ट सामने आई। अगर राना साहब उनको देख लेंगे तो बेहतर उनको आइडिया हो जाएगा। और जहां तक आशियाना का ताल्लुक है, ये जगह चूज करना, ये प्रोजेक्ट को स्पीयर हेड करना, ये तमाम चीजों में शहबाज शरीफ का ताल्लुक होता है, तब ताल्लुक था, इज डेफिनेटली द चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, उसमें काम, ये तमाम हमेशा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। और आप अगर किसी बेस के ऊपर, किस बेस के ऊपर ये कह सकते हैं कि करप्शन हुई, ये किस बेस के ऊपर, एंड राना साहब इज नो वन फॉर मी और एनीवन टू आंसर एट दिस स्टेज कि अगर इसमें कोई है तो बेशक 1000 दफा लेके जाएं। शहबाज शरीफ ने एक दफा नहीं, बेशुमार दफा कहा कि मुझे जहां जहां ले जाओगे मैं जवाब भी दूंगा। आप उनकी बात करें दानियाल, चले इस तरफ आ जाइए, एक बड़ी मजे का खेस की बात है, उन चीजों को आंसर करेंगे। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा कि हमने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब जो है जब बाहर निकले थे, उन्होंने धरना दिया था, हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब जो है जितना वो पार्लियामेंट में नजर आए उन दिनों में, इतना वो 5 सालों में नहीं नजर आए। उसके बाद हमने अब देखा कि शहबाज शरीफ साहब अब जितना असेंबली में नजर आते हैं, पंजाब असेंबली में, बावजूद आप कह लें कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर, लेकिन वो जितना नजर आते हैं, तो ये क्या जमहूरियत सिर्फ इसी वक्त याद आती है जब अपना मतलब, अपना गर्ज है? डिमांड तो यही है ना कि असेंबली पे वो जो लोग जिनको वोट दिए कि वहां पे आया करें। जमहूरियत तब नजर आती है जब तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर सो रहे होते हैं और शहबाज शरीफ जूते पहन के सैलाब ज़दगान लोगों इलाकों में जा रहे होते हैं। जमहूरियत तब नजर आती है जब डेंगू से KPK में बुरा हाल हो जाता है, मलेरिया से बुरा हाल हो जाता है, और यहां से पंजाब से शहबाज शरीफ खुद अपनी टीम्स और डॉक्टर्स को भेजते हैं। दानियाल साहब, एक सवाल कर सकता हूं भाई आपसे? इमरान साहब, बिल्कुल, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जमहूरियत इसका नाम है और हर महकमे का एक हेड होता है, और लाजमी बात है नीचे कोई गलती करे उसका जवाब दे, वो नहीं होता। तो मुझे बता दें, क्या पाकिस्तान, क्या दुनिया की किस जमहूरियत में ऐसा हुआ है कि आपने वजीर औकाफ भी बनाया, वजीर आपाशी भी बनाया, वजीर ज़राअत भी बनाया, वजीर माल भी बनाया, हर महकमे का एक वजीर बनाया है, और उसके बाद हर महकमे का वजीर बनाने के बाद भी 56 कंपनियां बना दी हैं जिनको आपने इख्तियारात दे दिए हैं। फिर वजीर कहां गए? क्या जमहूरियत में ऐसा कभी होता है कि जब वजारतें मौजूद हो, जब सेक्रेटरी वजारतों के मौजूद हो, जब उनके फंड मौजूद हो, तो उनसे ज्यादा पैसे लगाकर कंपनियां बना दी जाए? तो फिर ये आमरियत है या जमहूरियत के नाम पे कत्ल है, या इसको जमहूरियत कहते हैं? मुझे इसका जवाब दे दें। देखें, जो आपने कहा कि मुझे अगर आप बता दें दुनिया में कहीं होता है, तो एक कॉन्सेप्ट है PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स, और उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कंपनीज क्रिएट होती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ भी कंपनीज क्रिएट होती हैं, और स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ भी काम करता है। जब एक कंपनी की फॉर्मेशन की बात होती है तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता। पैसा तब लगता है जब आप कंपनीज काम करती हैं और एग्जीक्यूट करती हैं। नहीं, कोई फॉर्मेशन में कोई पैसा नहीं लगता। सो अनफॉर्चुनेट कि आज हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना वाइंडेड अप है कि एक बंदे ने अपना एक ID कार्ड बनाना हो तो उसको जलील और रुस्वा हो जाता है। एक नॉर्मल लीगैलिटी, नॉर्मल काम करना हो तो आपको सालों साल लग जाते हैं। जब आपने ऐसी प्राइवेट कंपनीज बनाई, आपने इंटरनेशनल कंपनीज को ऑन बोर्ड लिया, तो आपको 11 महीने में मेट्रो नजर आई। आपको नजर आया कि किस तरह स्मॉल डैम है। राना साहब, मुझे एक सवाल और भी पूछा था, क्योंकि मेरे ज़हन में ये चीज चल रही थी कि अभी जिस तरह एसेट बियॉन्ड मींस की हम अगर बात करते हैं, दानियाल 2 मिनट दीजिएगा, वक्त मुख्तसर है सेगमेंट का। एसेट्स बियॉन्ड मींस की अगर हम बात करते हैं राना साहब, तो जिस तरह इस वक्त केसेस खुल रहे हैं सामने, जो बातें आ रही हैं वो नुसरत शहबाज, तमीना दुरानी के हवाले से भी तफसीलात जो वो तलब कर ली है नाब ने, तो फिर अब ये जो मामला है वो मरीम नवाज की तरफ जो शहबाज शरीफ फैमिली है, वो इस मामले में भी अब ज़ेर अताब आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है। देखें, मैं यही एक सवाल है जिसका दानियाल भाई शायद मुझे जिसका जवाब आप भी चाहती हैं, मैं भी चाहती हूँ। देखिए, हम चाहते हैं अगर वो बेगुनाह तो उन्हें बेगुनाह होना चाहिए, अगर गुनाहगार हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। अब नुसरत शहबाज साहबा के जो अकाउंट सामने आए हैं और दुरानी साहब के जो अकाउंट सामने आए हैं, इसी तरह उनके बच्चों के जो अकाउंट सामने आए हैं जिसमें वो शेयर होल्डर है, आप मुझे बताएं कि जितना रकबा 22 लाख रुपए का, अगर 32 कनाल या 32 एकड़ रकबा प्राइस का 22 लाख रुपए का, ये कीमतें जो सामने आई हैं, जो हम नहीं ये दे रहे, ये बैंकों ने जो स्टेटमेंट निकाल के दी हैं, जो सामने बिल्कुल आई हैं, तो फिर ये सारी प्रॉपर्टियां एक शख्स जो है वो कहता है जी मैंने 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की, तो फिर मुझे बता, हम एक सवाल जानना चाहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी बैंक के रकूम, ये सारा कुछ कहां से आ गया? फिर इनको जो बुलाया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? कहां से जवाब देगा? अगर कैप्चर नहीं की तो फिर कौन सा कारोबार है जिसमें इतने पैसे आते हैं, हमें पता चल जाए। जी दानियाल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड?
रान साहब आप सवाल तो पूछें किस चीज के ऊपर, मुझे आपका अभी तक 22 कनाल के ऊपर आप कह रहे हैं कि 22 लाख 22 कनाल मैं कह रहा हूं जनाब, जिसकी कीमत इतनी है। आप इतना बता दें, ये जो सामने जायदादें आई हैं नुसरत शहबाज साहिबा की और मियां साहब की दूसरी बेगम की और बाकी लोगों की, उस पर सिर्फ बता दें उस पर क्या है। पहले जो आपने गोशवारे जमा कराए या जो पहले जवाब दिया था उस पर कहा गया था कि ये जायदादें हमारी इतनी जायदादें नहीं है, अब जायदादें सामने आ गई हैं। तो क्या इन लोगों के लहदा कारोबार थे और इसमें जो जायदादें जो गोशवारे जमा कराए वही जायदादें हैं, जो गोशवारे जमा कराए वही जायदादें हैं। और अगर जब आप गोशवारे जमा कराते हो उसके ऊपर आपने टैक्स रिटर्न जमा कराना होता क्या? जब आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं, एक मिनट में सवाल का जवाब दूं, अगर जब आप टैक्स रिटर्न कराते हो और आप कहते हो कि मैंने 20 लाख रुपया इस जगह के लिए टैक्स दिया या जमीन के लिए, अगर उस टाइम उसके ऊपर, एक मिनट, अगर आप मुझे एक आंसर को, तो प्लीज इफ यू लेट मी आंसर वन थिंग, कि अगर जब आप गोशवारे जमा कराते हो किसी भी 100 कनाल के, 10 कनाल के, 50 कनाल के, आपकी सारी बात मान लेते हैं, यही बता दें उस टाइम अगर एफबीआर ने उसके ऊपर एलिजिडली या कोई एलिगेशन नहीं लगाया तो वो एक्सेप्टेड होती है। यही आपने खुद ही तो कहा है कि यहां पे ब्यूरोक्रेसी दबा हो चुकी है। आज से चेक कर रहे हैं, आपने खुद ही तो कहा कि गोशवारे चेक करने देते, गोशवारे 90 से चेक होते आ रहे हैं। और आप अगर इतने ही कोई गलत गोशवारे आ गए तो एक एप्लीकेशन दे के अगर आप 200 हमने क्यों देनी है भैया? उनको एप्लीकेशन लग गई है नैब में, उनकी एप्लीकेशन दानियाल साहब नैब में लग गई हुई है, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, नैब ने जवाब तलब किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन नैब कर रहा है, हमने एप्लीकेशन क्यों देनी है? आप तो हमें अभी तक यही नहीं बता सके। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, जमहूरियत जिसका नाम है, जमहूरियत में जिसको वजीर बनाते हैं उसके मुकाबले में कंपनी बनाई जाती है, अगर है तो बता दें। अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि मैं सेगमेंट का वक्त राना साहब खत्म हो गया है, गुफ्तगू तो चल रही थी, सवाल बहुत सारे हमारे जहन में। दानियाल आपसे भी एक सवाल किया था लेकिन शायद अब वक्त नहीं रहा कि क्या इस वक्त मुराल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है उसके अंदर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है बंदा वो ज़ेर-ए-ताब आ रहा है, जैसे भी हालात वाक़यात हैं, हमजा, मरियम, तो फिर अब क्या हम नेक्स्ट किसको देख रहे हैं? कि जुनैद सफ्तर तो नहीं हमें आगे नज़र आ रहे नेक्स्ट क़यादत में। एनीवेज़ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ फ्लड कमीशन की रिपोर्ट है, असल हकाइक क्या है, और इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। दानियाल आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। फेडरल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है और काबीना की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने ये कहा गया है, बताया गया है चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन की जानिब से कि रिकॉर्ड सैलाब की तबाही का ख़तरा है इस साल। बारिशें रिकॉर्ड होंगी और उसकी वजह से तबाही भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसके पेश नज़र एक अच्छी अमाउंट जो है वो मुख्तस की जाए तमाम तर डिज़ास्टर से मीट करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खालिद महमूद, डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौजूद है, अहमद कमाल, चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं, और रुखसाना नवीद, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ एक तरफ फ्लड कमीशन की तरफ से तो ये रिपोर्ट दी जा रही है, दूसरी जानिब डायरेक्टर मेट का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो मैं डायरेक्टर मैट की तरफ पहले आ जाती हूँ। डॉक्टर खालिद महमूद साहब, पहले तो ये बताइए कि आपका बयान एक और है, फ्लड कमीशन का जो रिपोर्ट है वो कुछ और कहती है। सबसे पहला तो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि इतना बड़ा तजाद क्यों है? क्या कोई कोऑर्डिनेशन का फुकदान है? मामला तो बहुत सीरियस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका मैंडेट है कि फोरकास्ट करना, आपको एटमॉस्फेयर की जो मेट्रोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना और अपनी एक्सपर्टीज डाल के उसकी प्रेडिक्शन करना। ये है पाकिस्तान महकमा मौसमियात की जो है वो मैंडेट है। तो हमारा काम यह है कि प्रेडिक्शन करना, और जो फेडरल फ्लड कमीशन का काम है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका ये काम है कि जब उसके पास प्रेडिक्शन आ जाए और जो करंट सिचुएशन आ जाए उसके मुताबिक रेगुलेट करना चीज़ों को। तो एफएफसी की ये कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो प्रेडिक्शन करे। प्रेडिक्शन उनके मैंडेट में भी नहीं आती और उनकी एक्सपर्टीज में भी नहीं आती। अब जिस बेस पे उन्होंने प्रेडिक्शन की है वो प्रेडिक्शन जो है वो एक बेसलेस है, इसलिए कि हम किसी तरह भी विंटर की स्नोफॉल को समर की रेन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ये दोनों डिफरेंट सिस्टम है और इस सिस्टम पे ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि विंटर की ये सिचुएशन रही है और उसके बेस पे समर की ये पोजीशन रहेगी, क्योंकि हम अगर पिछला पुराना डाटा देखें, हमारे पास 2004-5 में
मैक्सिमम स्नोफॉल हुई थी, और वो जो स्नोफॉल हमारे कैशमेंट एरियाज हैं वहाँ पे मोर देन 90 इंचेस हुई थी। लेकिन उस सीज़न में हमारे पास समर में कोई फ्लड नहीं आया, नॉर्मल सिचुएशन चली गई। अब अगर हम 2010 की बात लें, उस टाइम हमारे पास 60 इंचेस स्नोफॉल हुई थी, नॉर्मल पोजीशन चल रही थी समर में। एक स्पेल आया और एक स्पेल ने जो है वो फ्लड की कंडीशन जो है ना वो डेवलप कर दी, और मुल्क में अच्छा खासा सैलाब आ गया। हाँ। तो इसलिए अगर आप जिस बेसिस पे उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी, वो आई थिंक टेक्निकली उस पर कोई अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे फिर मेरा सवाल वही है ना कि जाहिर सी बात है आप लोग का काम है प्रिडिक्शंस करना, आप तमाम जो अपने आलात और अपनी जो टेक्निक्स है उनसे आप प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और उनका काम है कि आगे रेगुलेट करना, मामलात को किस तरह से चलाना है वो सब कुछ देखना। तो ऐसा क्यों है कि आपकी की हुई प्रिडिक्शंस जो हैं वहाँ पर कारामद नहीं है या वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही, और जो आगे रिपोर्ट दी जा रही है विच इज़ टोटली डिफरेंट? तो फिर या तो वो गलत है या आप गलत है, किसकी नाअहली है, और इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं? जाहिर सी बात है इन रिपोर्ट्स की बेसिस पे जनरेट किया जाता है ना फ्यूचर प्लान। मैं मानता हूं, देखिए एक सिंपल सी बात है कि जो मेरा काम है अगर वो आप करना शुरू कर देंगे तो क्या वो आप सही तरह कर पाएंगे? देखिए ना, आपकी एक्सपर्टीज जिसकी है आप अगर उसकी बात करेंगे तो तब तो ठीक है। अब मेरी एक्सपर्टीज जो है उसमें आप घुस के अपना कोई डिसीजन ले लें और उस डिसीजन को आप जो है वो हर जगह फैला दें, तो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। ठीक है रुखसाना नवीद साहिबा, ये आप इस पे क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए जिसका काम उसी को साजे। अब वो जो कह रहे हैं उनकी बात में बड़ा वजन नजर आता है कि उनका जो काम है अगर वो कोई और इदारा करने की कोशिश करे, कभी हम चाहेंगे कि थोड़ी देर के बाद हमारा अहमद कमाल साहब से भी राब्ता होगा और उनसे हम बात करेंगे ज़रूर कि किस बेसिस पर उन्होंने ये तमाम रिपोर्ट जो है जनरेट की है। लेकिन यहाँ पर दो सवालात आपसे भी हैं कि एक तो जब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये रिपोर्ट पेश की गई तो इसको मनोअन इसी तरह तस्लीम कर लिया गया, माना गया कि जो बातें हैं वो हकाइक पर मबनी है, या फिर कोई क्वेश्चन किया गया कि ये जो इदारा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है, कोई ऐसी आवाज़ वहाँ से आई कि नहीं आई? और दूसरी जानिब ये जो इदारों के दरमियान ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या जिम्मेदारी क्या है इन स्टैंडिंग कमेटीज़ की? नहीं देखिए नहीं, रुखसाना नवीद साहिबा से सवाल करिए डॉक्टर साहब। रुखसाना नवीद साहिबा से पहले जवाब ले लेते हैं। जी 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 जी, अभी देखें स्टैंडिंग कमेटीज़ में तो ऐसा इस तरह से डिस्कशन अभी नहीं हुई है। इस हवाले से इसको इस तरह से अभी सीरियस भी नहीं लिया गया है जब तक ये फाइनल हमें कंक्लूजन ना आ जाए हमारे सामने कि किस तरह से आगे चीज़ों को टेकअप करना है। बहरहाल गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, जिस हवाले से भी सिलसिला बनता है, वो बारिशें होती हैं या फ्लड आते हैं खुदा ना खास्ता, या वो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, उस हवाले से बड़ी सीरियस कंसिडरेशन होगी और आगे इंशाल्लाह इन चीज़ों को बड़े तरीके से हैंडल किया जाएगा। आपको पता है कि हमारी इस वक्त गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को बहुत फोकस कर रही है और जो भी चीज़ें लेके चली है अभी तक, आपने देखा है कि केपी में भी जैसे एक सुनामी ट्री 1 बिलियन ट्रीज़ लगे हैं और वो भी एक चैलेंज कबूल किया था जो कि मेलबर्न की कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हवाले से 20 मुल्क थे जिसमें से कि हमारे मुल्क ने सबसे ज़्यादा 30,000 एकड़ पे वो प्लांटेशन की है और जो कि WWF ने उसको रिकग्नाइज़ किया है। इसी तरह से हमारा जो टिम्बर माफिया है उसको बड़े तरीके से हैंडल किया गया है और जा भी रहा है, उसको हैंडल किया जा रहा है। हम लोग पेरिस डिक्लेरेशन के सिग्नेटरी हैं, हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सारी चीज़ें लेके चलनी हैं और पहले इन चीज़ों को इतना वो गौर नहीं किया गया। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से 20 साल पहले से ही ये ओजोन लेयर का सुनने में आता था, फिर वो चीज़ें चली नहीं, टेकअप नहीं किया गया। कता कलामी के लिए माजरत, ये आपको मालूम तो है ना कि कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के सामने ये रिपोर्ट पेश की गई है और जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट पे डिस्कशन तो हुई है वहाँ पर, तो वहाँ पे इस मामले को किस तरह से टेकअप किया गया है, आपकी नॉलेज में है? नहीं, मुझे नहीं मालूम जी कि आबी वसाइल के वहाँ पे अगर ये चीज़ डिस्कस हुई है तो उस के हवाले से मुझे मालूम नहीं है। अच्छा चलिए ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल मेरे में जो भी आ रहा था कि आप बात कर रहे थे कि माहौलियात, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। जी 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 जी
मैं गाइड कर देता हूं कि जब ये वहां पे रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद फिर हमसे पूछा गया और हमारे डीजी साहब ने, डायरेक्टर जनरल साहब ने जाके पूरी पोजीशन क्लियर की कि देखें ये पोजीशन है कि कोई सुपर फ्लड के अभी हम कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, और ये जो फ्लड है ये एक इवेंट होता है और इवेंट की प्रेडिक्शन आप सीजनल बेस पे नहीं कर सकते। सीजनल पे आप जो है वो एक ट्रेंड दिखा सकते हैं और ट्रेंड में से इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेट्रोलॉजी जो है वो इतना इजी नहीं है कि आप एक ही छोटा सा सेंटेंस दे दें और उस सेंटेंस पे जो है वो सारे डॉक्टर साहब आप रियलाइज करते हैं ना कि इस तरह की जब कोई प्रेडिक्शन की जाती है एक ऐसे इदारे की तरफ से, चले बेशक उनका काम प्रेडिक्शन करना नहीं है, तो एक पैनिक तो क्रिएट होती है ना, और जिस तरह की पेशगोई की जा रही है, सुपर फ्लड की जो सिचुएशन एक बताई जा रही है, तो ये पैनिक क्रिएट करना एक इदारे के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है, उसकी काबिलियत के ऊपर? देखिए मेरे ख्याल से तो डेफिनेट अब हर इदारे को वो काम करना चाहिए जो उसका मैंडेट है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इदारे के अपने मैंडेट से बाहर जाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज होती नहीं है, तो आपसे कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट निकल जाती है जिसकी वजह से अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब इसी एक कितने जब से ये रिपोर्ट आई है हर चैनल पे यही चीज़ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महकमा मौसमियात ने ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं। अहमद कमाल साहब बहुत शुक्रिया, देर कर दी आपने, लेकिन चले अभी भी वक्त है, हम आपसे चाहते हैं जानना, क्योंकि जो आपने स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, हमारे साथ डॉक्टर खालिद महमूद डायरेक्टर मैट भी मौजूद है और उनका ये कहना है कि आपका डोमेन नहीं है, ये जो रिपोर्ट आपने वहां पर दी है ये डोमेन उनके इदारे का है, और आपका ये रिपोर्ट दे देना और उसके बाद ये पैनिक की जो सिचुएशन और खास तौर पे काबिलियत अहलियत एक इदारे की बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं है। 2010 में जो हमारे कंट्री ने फ्लड फेस किया उसकी हमारे पास कोई वक्त के ऊपर इतला नहीं थी, हमारी प्रिपरेशंस किया थी। 2014 में इसी तरीके से हमने फ्लड फेस किया था। इस साल जनवरी और फरवरी और मार्च के लिए हमारे पास जो फोरकास्ट थी वो बहुत कम रेन की फोरकास्ट थी, उसके मुकाबले में हमने बड़े अच्छे रेंज लिए। मैंने जिस किस्म की बात की, मैंने जो बात की, मैंने किसी इदारे की काबिलियत या अहलियत की कतन बात नहीं की। उनका डोमेन है, उनके डोमेन में nobody wants to enter into। मैंने जो बात की वो प्रोबेबिलिटी को रख के और टाइम सीरीज को सामने रख के बात की कि हर 4 से 5 साल के बाद एक मेजर फ्लड इवेंट हम फेस करते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये जिग-जैग में बनता है और ये टाइम सीरीज में कोई नई चीज नहीं है। और फिर जो इस साल विंटर में मौसम में एक तब्दीली, एक चेंज है, उसको और जो रीजनल तौर पे की है, डॉक्टर साहब ने जो बात की हम तो उनके मैंडेट को छेड़ते ही नहीं, हम तो उनसे बात नहीं करते, इसलिए कि वो हमें बहुत सपोर्ट देते हैं, हमें पीएमडी बहुत सपोर्ट देती है और सपोर्ट के बिहार पे सारा कुछ चलता है। बात की थी आप मौजूद नहीं थे, मैं उस बात को सिर्फ आगे से आपके सामने शेयर कर लेता हूं। मैंने ये कहा था कि जो प्रेडिक्शन है, वेदर की प्रेडिक्शन है, वो मैंडेट है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, और जो एफएफसी है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो जो प्रेडिक्शन हम करते हैं उस प्रेडिक्शन को फिर वो लेके आगे एफएफसी जो है उस पे करता है। तो गो के हम जिस प्रेडिक्शन जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो फिर वो आगे सिस्टम चलता है। ये मेरी बात इससे पहले हुई थी। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। इस 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जो डिस्कशन मैंने की थी मैं उससे अभी भी स्टैंड करता हूँ। ये मैंने प्रोबेबिलिटी की चीजों को, प्रोबेबिलिटी को सामने रखते हुए की थी कि जिस वक्त हम मौसम में इतनी चेंज महसूस करते हैं, हमारे पास इतना अनसर्टन है, तो किसी सूरत में हम किसी अनटूवर्ड या अनसर्टन इवेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। जहाँ तक ताल्लुक सुपर फ्लड का है, मेरी डिस्कशन को मुमकिन है कि मीडिया ने गलत लिया हो। मैंने हाई से वेरी हाई फ्लड और फिर एक्सेप्शनली हाई फ्लड की बात की थी और मैंने कहा था कि वेरी हाई फ्लड वो होता है। ठीक है, लेकिन चले असल बात तो ये है अहमद कमाल साहब, क्योंकि ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी, चले हम इसे प्रेडिक्शन कहते हैं, वो जो एक इदारा काम करता है वो करता है, लेकिन इस पे भी एक पैनिक जो है वो डेफिनेटली क्रिएट हुआ और हमने चाहा कि हम इस फोरम पे बैठकर जरा इसको ठीक से डिस्कस कर सके। अलबत्ता अहमद कमाल साहब, चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन का ये कहना है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह की रिपोर्ट जनरेट की जाती है कि इस साल इतना फ्लड नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं अभी जैसा मार्च में हमने देखा कि जो एक सिचुएशन रही बलूचिस्तान में भी, तो वो सब सामने रखते हुए एक
प्रोबेबिलिटी कॉल थी, लेकिन डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी कॉल जिस तरह की थी उसने डेफिनेट एक पैनिक ज़रूर क्रिएट किया। एनीवेज हमने इस इशू को डिस्कस किया अपने सेगमेंट में। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद, उनका दौरा है पाकिस्तान और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर और नई जहतें जो रोशनास होंगी उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राव खालिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अक़वाम आलम में पाकिस्तान का बेहतर होता हुआ चेहरा, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बेटर पोस्चरिंग पाकिस्तान की हम देख रहे हैं कि इस नए साल 2019 में हर महीने एक बड़ी शख्सियत का पाकिस्तान आना, यूएई के वलीअहद का यहाँ आना, सऊदी प्रिंस का यहाँ आना और अब महातीर मोहम्मद जिनका एक अपना कदकाठ है, एक उनकी रिकग्निशन है पूरी दुनिया में और उनका इस वक्त पाकिस्तान आना एक बहुत मानी रखता है। पाकिस्तान का न्यूट्रलाइज होता हुआ वो पोस्चर, वो पोजिशनिंग दुनिया के सामने, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं और राव खालिद सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले तो आपसे बात करते हैं। ये अभी पहले गुज़िश्ता बरस नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए, मिलकर आए, मलेशिया का दौरा किया और उसके बाद अब महातीर मोहम्मद जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कितना एक अहम है ये दौरा? बेपनाह अहमियत रखता है। एक तो मलेशिया के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं और फिर महातीर मोहम्मद वज़ीर आज़म मलेशिया के साथ इमरान खान साहब का एक बड़ा एक दिली लगाव है। वो उनकी कायदाना सलाहियतों के कायल हैं, उनको एक बहुत बाअसूल और बड़ा डायनेमिक लीडर समझते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क में बेपनाह तब्दीली लेकर आए। उनकी तरक्की खुशहाली का बहुत उन्होंने एक विजन दिया और एडमायर करते हैं। इस उम्र में भी वो इतने एक्टिव हैं, इतने मेंटली अलर्ट हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के नेशनल डे परेड में शामिल हों। उन्होंने दावत कबूल की और उनके साथ साथ वो एक 35 रुकनी वहाँ के जो नामवर बिजनेसमैन हैं उनका डेलीगेशन भी साथ लेके आ रहे हैं और उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट्स की बात भी की जाएगी और कम से कम 3 MOUs हैं। अच्छा शाह महमूद साहब, गुज़िश्ता माह सऊदी वलीअहद जब इधर आए तो पाकिस्तान का जब दौरा किया, $20 अरब की सरमायाकारी आई। अगर इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर हम बात करते हैं तो इस दौरे को किस तरह से हम देखें? कितनी कोई अहम सरमायाकारी जिसका कि कोई ऐलान हो सकता है, मुतवक्के है? देखिए, काफ़ी दिलचस्पी मौजूद है। जब हम मलेशिया गए थे, कुआलालंपुर गए थे, काफ़ी वहाँ के बिजनेस हाउसेस से मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनका खासा हमने दिलचस्पी नोटिस भी की और उनका इंथुजियाज्म भी काफ़ी था और मैं समझता हूँ कि हम तो पुरुमीद हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इनके पास एक्सपर्टीज भी हैं और इनकी ख्वाहिश भी है पाकिस्तान में रेस्ट करने की। अच्छा शाह महमूद साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो 23 मार्च की तकरीब है उसमें मेहमान खुसूसी हैं महातीर मोहम्मद, तो और कौन सी अहम ऐसी गैर मुल्की शख्सियात हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं इस तकरीब में शिरकत करेंगी 23 मार्च को? जी, और भी हैं, दीगर मुमालिक के वफूद हैं। आपके इल्म में होगा कि चीन का एक स्पेशल एक जहाज़ों का एक खेप आई है एरोबैटिक्स के लिए और बहरीन से आ रहे हैं, दीगर ममालिक से लोग आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस दफ़ा आप कहमा कहमी देखेंगे। अच्छा शाह महमूद साहब, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस का फैसला आया है, इस बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि 4 मुल्ज़िमान को तो बरी कर दिया गया। अब पाकिस्तान का इस पे क्या स्टैंस है, क्या हमारा इरादा है? क्या हम कोई भारतीय हाई कोर्ट में नज़रसानी के लिए कोई दरख्वास्त देने के हवाले से कोई पाकिस्तान की थॉट्स हैं? कोई ज़ोर लगाने का, भारत पर जोर दिया जाने का इरादा है? क्योंकि इस साने में ज़्यादातर जो शहीद हुए वो पाकिस्तानी थे। यकीनन इस फैसले पे हमें मायूसी हुई है और कल फैसला सुनाया गया है और भारत के जो सफीर हैं
उनको दफ्तर खारजा तलब किया गया था कि मार्च किया गया था कि 4 जो प्रिंसिपल अक्यूज थे, चारों को बरी कर दिया गया है। 11 साल ये केस लटकता रहा और चलता रहा। बिल आखिर उसका फैसला हुआ और फैसले में ऐसे लोगों को भी बरी कर दिया जो अपने मुंह से एतराफ जुर्म कर चुके थे और अपने गुनाह का एतराफ कर चुके थे। इसमें 68 के करीब इस दहशतगर्दी के वाक़े में लोग मुतासिर हुए थे। इसमें से 44 थे जो पाकिस्तानी थे जो शहीद हुए। तो आज उनकी यकीनन उनकी फैमिलीज जो हैं, उनके अजीज़ व अकारिब जो हैं, वो इस तरह की कैफियत में होंगे, यकीनन होंगे। और हम इसको देख रहे हैं ये सूरत हाल क्या हो सकती है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। मैं चीन में था, आज ही लौटा हूँ, तो अपना महातिर मोहम्मद के दौरे के बाद अफसोसनाक फैसला है भारतीय अदालत का, और हम कहेंगे कि मकरूह चेहरा है डेफिनेटली भारत, क्योंकि जो कुछ हुआ ये केस के हवाले से सारी दुनिया के सामने ये मामलात। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालात के जवाब दिए। राव खालिद साहब, आप भी सुन रहे थे अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को, और उनका ये कहना था, जैसा हमने भी आगाज़ में ये बात की थी, कि कदर मुश्तरक है इमरान खान साहब और महातिर मोहम्मद में, जो दिल में दर्द है आवाम के लिए, और जो एक ख्वाहिश है कि कोई तब्दीली लाई जाए। तब्दीली जो करके दिखाई महातिर मोहम्मद ने, और जितना हम देखते भी हैं इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है इमरान खान साहब उनसे बहुत, उनकी पर्सनालिटी से। उनकी ये आमद अभी इस वक्त, पहला सवाल मेरा शाह महमूद साहब से भी ये था, इस वक्त करंट सिनारियो में बेटर पोस्टरिंग पाकिस्तान की अक़वाम आलम में, जो मैंने कहा, और कितना एक इम्पॉर्टेंट आप इसको देख रहे हैं? बहुत अहम है महरीन उनका दौरा, यकीनन, क्योंकि वो एक एस्टेब्लिश्ड लीडर है जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, भले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हों, पॉवर्टी एलिवेशन हो, और सबसे बड़े वो, आप अगर उनकी तारीख देखें, वो थर्ड वर्ल्ड जो है उसकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के बहुत बड़े वो दाई रहे हैं। और उनका ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो डेवलप हो चुके हैं, वो अब हमारे रिसोर्सेज पे ऐश ना करें। इस खित्ते को भी कुछ चाहिए कि ये थर्ड वर्ल्ड जिनको कहा जाता है, जो पसमानदा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनकी तरक्की और बेहतरी के लिए भी कुछ किया जाए। वो 70s 80s से जब से पॉलिटिक्स में आए वो दाई रहे हैं इस बात के, और उन्होंने बड़ी इस पर एफर्ट किया अपने यहाँ पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, इकोनॉमिक सूरत को बेहतर बनाने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब लोग इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी में आते हैं तो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। वो IMF वर्ल्ड बैंक के पास गए, उनकी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी बढ़ी तो उन्होंने पुल आउट किया, जिस पे बड़ी तनकीद भी उनके ऊपर हुई 80s में। और उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनसे इख्तिलाफात भी हुए, अनवर साहब जो थे उनसे फिर अलहदा हो गए। तो नो डाउट वो बड़ी एक एस्टेब्लिश्ड मानी हुई ऐसे रहनुमा हैं, जो माशी पहलू से देखें, आप सियासी पहलू से देखें, आप इंसानों की बेहतरी, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से देखें, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और मलेशिया को जहां आज खड़ा है वो उनकी सारी काविश की बदौलत खड़ा है। तो हम उनके एक्सपीरियंस से बहुत लर्न कर सकते हैं। इमरान खान उनके बहुत बड़े फैन है, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा राव खालिद साहब, लेकिन इस वक्त जो वो यहाँ पर आए हैं, अगर कुछ आप ये भी बता सके, इकोनॉमिक ड्रिवन होगी ये जो उनका दौरा होगा इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, कौन कौन सी ऐसी जहतें हम कह लें, या कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कोई इन्वॉल्वमेंट हमें, या कोई हमें वहाँ से रोल अदा होता दिखाई देगा? जी बिल्कुल, अभी कुछ 6 सेक्टर हैं जिनमें हम अभी MOU साइन करने जा रहे हैं, दोनों मुल्क आपस में, जॉइंट वेंचर्स भी उसमें होंगे। उसमें IT है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें पावर जनरेशन है, टेक्सटाइल है, फिर एग्रीकल्चर है, और फिर आखिर में उसके हलाल फूड की जो है, कह लें लाइफ स्टॉक और साथ एग्रीकल्चर मिक्स आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर रज़ाक दाऊद साहब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने 0 रेटिंग की हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। तो ये 6 सेक्टर्स में कोई 1 अरब के करीब के प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके जो 35 सरमायाकार आए हैं, और हमारे को 50 लोग यहाँ से होंगे, उनके एक जॉइंट वेंचर के वो जॉइंट वेंचर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट के MOU वगैरह उस पर साइन होंगे। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो आगे चल के होगी, अप्रैल में एक डेवलपमेंट होने जा रही है हमारी जॉइंट वेंचर के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हम साइन करने जाएंगे। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। राव खालिद साहब, चूंकि वक्त सेगमेंट का खत्म हो गया, जाते जाते एक छोटा सा सवाल अगर उसका जवाब दे दे, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की, शायद आपने भी की हो, कि जब सऊदी वलीअहद आए थे तो जो शाहाना इंतजामात हमने देखे थे, कुछ इस तरह के इंतजामात, आप तो बैठे हैं वहाँ इस्लामाबाद में, कुछ देखने को मिले महातिर मोहम्मद के हवाले से भी वही अंदाज, या ज़रा मुख्तलिफ था?
देखिए सऊदीज तो खुद अपने भी प्रोटोकॉल के हिसाब से अपना प्रोटोकॉल भी साथ लेके चलते हैं। मकामी तौर पे तो जो भी बाहर से हमारे मेहमान आते हैं तो उनको हम एक जैसा ही एहतराम देते हैं। 21 तोपों की सलामी दी गई, रेड कारपेट बिछाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके उनको रिसीव किया, तो तकरीबन वही चीजें थी। लेकिन जो सऊदीज का अपना एक शाहाना जाहो जलाल होता है वो साथ होता है, इसलिए यहाँ पर सादगी थी। ठीक है, राव खालिद साहब, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, हम और भी बात करना चाहते हैं लेकिन चूंकि वक्त महदूद है। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।